गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आपका एजुकेशन लाइफ जीके इशुएंस चैनल में स्वागत है। आपको हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ाए थे समावेशी शिक्षा के अंदर टॉपिक 2 में था सीखने में आने वाली समस्या के लिए बच्चों की आवश्यकताओं को पहचानना। इसमें हम पढ़ाए थे अधिगम अक्षमता के प्रकार और क्या पढ़ाए थे, और अधिगम अक्षमता का कारण आज बताने वाले हैं आप लोग को। क्या पढ़ाएंगे इस वीडियो में? अधिगम अक्षमता के कारण। मतलब अधिगम अक्षमता का क्या कारण होता है? कारण क्या होता है इसका? अब इसका कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम या वातावरण। अधिगम अक्षमता के क्या कारण होते हैं? वंशानुक्रम या वातावरण। मतलब वंशानुक्रम होते हैं कि वातावरण होते हैं? वंशानुक्रम नहीं होते, ये अधिगम अक्षमता का कारण नहीं है, वातावरण होते हैं। जो अधिगम अक्षमता होता है, डिस्लेक्सिया, ये सब डिस्प्रेक्सिया, अफेजिया, डिफेजिया, ये सब जो होता है अधिगम ये जो है वातावरण के कारण होता है। अधिगम अक्षमता वंशानुक्रम से नहीं बल्कि अधिगम अक्षमता वंशानुक्रम से नहीं बल्कि वातावरण से संबंधित है। क्या है? अधिगम अक्षमता जो है ये वातावरण से नहीं, वंशानुक्रम से नहीं बल्कि वातावरण से संबंधित है। अब हम बताएंगे आपको अधिगम अक्षमता दूर कैसे करें। अधिगम अक्षमता दूर करने के उपाय। अधिगम अक्षमता को दूर करने के उपाय हैं। पहला है दंड का प्रयोग न करें। दंड का प्रयोग ना करें। क्या है? दंड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मतलब, और दूसरा है सीखने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें। और तीसरा है किसी भी परिस्थिति में सामान्य बालकों को किसी भी परिस्थिति में जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालकों को सामान्य बच्चों से अलग न करें। सामान्य बच्चों से अलग न करें। ये हमारा जो है अधिगम अक्षमता के दूर करने के उपाय है। अब हमारी ये समाप्त हो गई टॉपिक 2। अब टॉपिक 3 आपको पढ़ाने चल रहे हैं। टॉपिक 3 में क्या है? टॉपिक 3 का नाम है प्रतिभाशाली
सृजनशील और विशेष प्रतिभाशाली, सृजनशील और विशेष योग्यता वाले अधिगम कर्ताओं को पहचानना। ये जो है टॉपिक 3 है। प्रतिभाशाली, सृजनशील और विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं को पहचानना। पहले हम जानेंगे प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता क्या हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता वह बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि जो होती है वो सामान्य बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से ज़्यादा होती है। वह बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से ज़्यादा होती है, कितना होती है? टर्मन के अनुसार बताया गया है। टर्मन के अनुसार कितना? 140 से 200 के बीच। इन बच्चों की मानसिक क्रियाएं सामान्य बच्चों से बेहतर होती है। वह बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से ज़्यादा होती है, टर्मन के अनुसार कितना है? 140 से 200 के बीच। इन बच्चों की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सामान्य बच्चों से बेहतर होती हैं। ये जो है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता हो गए। अब दूसरा है, प्रतिभाशाली हो गया, दूसरा है सृजनशील अधिगमकर्ता। सृजनशील अधिगमकर्ता है वह बच्चे जिनमें क्या होता है? जिनमें अपसारी वह बच्चे जिनमें वह बच्चे जिनमें क्या होता है? अपसारी चिंतन की विशेष योग्यता होती है। बताया वह बच्चे जिनमें अपसारी चिंतन की विशेष योग्यता होती है। अपसारी चिंतन बच्चे वो सृजनशील अधिगमकर्ता कहलाते हैं। अपसारी चिंतन के कारण इन बच्चों में
सृजनात्मकता के निम्न आयाम पाए जाते हैं। पहला है मौलिकता। निम्न आयाम जो पाए जाते हैं सृजनात्मक अधिगमकर्ता के, सृजनशील अधिगमकर्ता के जो होता है, सृजनात्मकता के जो निम्न आयाम हैं वो बता रहे हैं आपको। पहला है उसमें मौलिकता। ये क्या है? नवीन पैटर्न बनाने की विशेष योग्यता। नवीन पैटर्न बनाने की विशेष योग्यता। दूसरा है प्रवाह। ये सृजनात्मकता के आयाम है। दूसरा क्या है? प्रवाह। भाव हो गया। भाव व विचारों को क्रमबद्ध कर पाने की विशेष योग्यता। तीसरा है लचीलापन। तीसरा है लचीलापन। लचीलापन में क्या है? किसी वस्तु या विचार का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर पाने की विशेष योग्यता। किसी वस्तु या विचार का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर पाने की जो है विशेष योग्यता क्या कहलाती है? वो लचीलापन कहलाती है। तीसरा हो गया। चौथा क्या है? चौथा है विस्तारण। व्याख्या कर पाने की विशेष योग्यता। पांचवा है उपयोगिता। ये जो है 5 जो है सृजनात्मकता के आयाम हैं। उपयोगिता है समाज के लिए उपयोगी। ये क्या है? सृजनात्मकता के आयाम हैं 5। मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन, विस्तारण, उपयोगिता। मौलिकता नवीन पैटर्न बनाने की विशेष योग्यता। प्रवाह है भावों व विचारों को क्रमबद्ध कर पाने की विशेष योग्यता। लचीलापन है किसी वस्तु या विचार का विभिन्न प्रकार से प्रयोग कर पाने की विशेष योग्यता। विस्तारण है व्याख्या कर पाने की विशेष योग्यता। उपयोगिता है समाज के लिए उपयोगी। पढ़े सृजनशील अधिगमकर्ता और जो है वो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता। अब पढ़ेंगे विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता। विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता ये क्या है? विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता क्या है?
वे बच्चे वे बच्चे वे बच्चे जिनमें उच्च प्रतिभाशाली उच्च सृजनात्मकता और उच्च अभिप्रेरणा पाई जाती है। क्या कहलाते हैं? विशेष योग्यता वाले जो है अधिगमकर्ता कहलाते हैं। ये जो है विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ता हैं। अब आगे बताएंगे बच्चे कैसे सोचते हैं। इसमें हम आगे बता रहे हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। जैसे प्रतिभाशाली बताएं, वो क्या कहते हैं, सृजनशील बच्चे, विशेष योग्यता वाले बच्चे, सब अलग क्यों होते हैं? क्योंकि एक अलग विचार रखते हैं, एक अलग सोच रखते हैं। तो हम बच्चे कैसे सोचते हैं ये बताने चल रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान है, सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। इसको जो है पेपर में बहुत पूछा जाता है। मनोविज्ञान सीटेट, टेट, सुपर टेट से ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मतलब ये टॉपिक के क्वेश्चन इस टॉपिक के। आगे आपको बता रहे हैं बच्चे कैसे सोचते हैं। ये सब क्या है? सीटेट के पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये मतलब ये बच्चे कैसे सोचते हैं और बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे चिंतन कर, सोचना चिंतन करना एक ही है। सोचना बराबर क्या होता है? सोचना बराबर चिंतन करना। तो हम चिंतन क्या है पहले जानेंगे। चिंतन क्या है? चिंतन जो है एक मानसिक क्रिया है। चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है। और चिंतन के प्रकार हैं। चिंतन के जो है 3 प्रकार हैं। पहला है मूर्त चिंतन, दूसरा है अमूर्त चिंतन, तीसरा है संप्रत्यात्मक चिंतन, और चौथा है तार्किक चिंतन। चिंतन के कितने प्रकार हैं? 4 हैं। मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन और संप्रत्यात्मक चिंतन। आगे आपको बताने चल रहे हैं मूर्त चिंतन है क्या। मूर्त चिंतन क्या है ये आपको बताने चल रही है इस वीडियो में। मूर्त चिंतन क्या है? मूर्त चिंतन वह है जिसमें क्या प्रत्यक्ष वस्तुओं व्यक्तियों व घटनाओं के बारे में सोचना, ये क्या है? मूर्त चिंतन। आगे है
अमूर्त चिंतन। ये क्या है? अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष, अमूर्त, अप्रत्यक्ष वस्तुओं, व्यक्तियों, व घटनाओं के बारे में सोचना। तीसरा है संप्रत्यात्मक चिंतन। संप्रत्यात्मक चिंतन ये क्या है? संकल्पना, संकल्पना या अवधारणा, अवधारणा के लिए सोचना, के लिए सोचना। चौथा है तार्किक चिंतन। चौथा क्या है? तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या है? तार्किक चिंतन है ये जो है चिंतन का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। तार्किक चिंतन क्या है? चिंतन का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। जो चिंतन का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है वो क्या है? तार्किक चिंतन है। ये जो है चिंतन का सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे सर्वोत्तम, सबसे ऊपर का स्वरूप है। और ये क्या कहता है? ये जो है निष्कर्ष तक पहुँचने वाला चिंतन है। निष्कर्ष तक पहुँचने वाला चिंतन। अब देखिए तार्किक चिंतन के प्रकार इसी में देख लीजिए। तार्किक चिंतन कितने प्रकार के होते हैं? तार्किक चिंतन के प्रकार। तार्किक चिंतन के प्रकार। तार्किक चिंतन के दो प्रकार हैं। एक है आगमनात्मक तार्किक चिंतन, और दूसरा क्या है? दूसरा का क्या है? निगमनात्मक तार्किक चिंतन। निगमनात्मक तार्किक चिंतन। इसमें आगमनात्मक जानते हैं, उदाहरण से नियम की ओर का चिंतन। ये क्या है? उदाहरण से नियम की ओर। और निगमनात्मक क्या है? निगमनात्मक जो है ये है नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर। अब देखिए तार्किक चिंतन हुआ, मूर्त, अमूर्त, संप्रत्यात्मक, तार्किक, चार हो गया। पांचवा चिंतन है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन। पांचवा है अपसारी चिंतन। विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ चिंतन। जो विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ चिंतन है वो क्या है? अपसारिक चिंतन है। जैसे देखिए ऐसे
ये विभिन्न, जैसे ये एक बिंदु है, उससे जो है विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ है चिंतन, विभिन्न दिशाओं में फैला हुआ चिंतन। उसके बाद है अपसारी के बाद अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या है? एक बिंदु पर केंद्रित चिंतन। एक बिंदु पर केंद्रित चिंतन, जैसे देश की जनता है, किस पर चिंतन करती है? प्रधानमंत्री पर, या देश की जनता नेता राष्ट्रपति पर। ये क्या हुआ? ये जो है अभिसारी चिंतन है। और जैसे ये है अपसारी चिंतन, कक्षाध्यापक और बच्चे। अपसारी हो गया। इसमें क्या है? नोट लिख लीजिए। अपसारी में जो नोट है, अपसारी में चिंतन जो है, ये जो है सृजनात्मकता का आधार है। सृजनात्मकता का आधार कौन? अपसारी चिंतन जो है सृजनात्मकता का आधार है। और अभिसारी चिंतन क्या है? नोट। अभिसारी चिंतन जो है ये समस्या समाधान में सहायक। ये क्या है? समस्या समाधान में सहायक है। आगे हमारी हेडिंग है चिंतन के साधन। क्या है? चिंतन के साधन। चिंतन के कितने साधन हैं? 4 हैं। पहला है भाषा, जिसको इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है मानसिक प्रतिमा, इसको कहते हैं मेंटल इमेज। तीसरा है संप्रत्यय या प्रत्यय। चिंतन के साधन पूछे जाते हैं, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। संप्रत्यय या प्रत्यय, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। और चौथा है प्रतीक या चिन्ह। अब हम आज यहीं पर विराम देते हैं। कल आपको बताएंगे बच्चे कैसे सीखते हैं। आज यहाँ पर हम विराम देते हैं। कल हम अगली हमारी जो है आज बताएं हम बच्चे क्या कहते हैं, कैसे सोचते हैं। आज हम ये बताएं आप लोग को बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे चिंतन करते हैं। कल बताएंगे बच्चे कैसे सीखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। मतलब बच्चे कैसे अधिगम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। और कमेंट में ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी।